Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 10th of May 2022, Tuesday. Motivation of the day is success is the peace of mind, which is direct result of self-satisfaction in knowing you made the efforts to become the best of which you are capable. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. Center bets on mining to lead asset monetization. So after the huge performance in financial year 2021 or 22, now government is relying on coal and mineral sector for asset monetization. So फाइनेंशियल ईयर 22 में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट के जो asset monetization की स्कीम थी, जो प्रोग्राम था, उससे गवर्नमेंट ने एक सफिशिएंट टारगेट अचीव किया थ्रू asset monetization. तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए गवर्नमेंट ने जो asset monetization का प्लान सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस होगा वो कोल और मिनरल या माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड जो असेट्स हैं, आइडल असेट्स हैं, उनके मोनेटाइजेशन को होगा. तो जो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए असेट मोनेटाइजेशन ड्राइव चलाई गई है, प्लान गवर्नमेंट ने सेट किया है. इनटू दैट पर्टिकुलर प्लान, coal, mineral and mining sector will be the significant one. Asset monetization drive, if you remember, if you are regularly following my news channel, you must be knowing कि जो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास, मिनिस्ट्रीज़ के पास जो आइडल असेट्स पड़े हुए हैं, मोर स्पेसिफिकली लैंड पार्सल्स, उनको गवर्नमेंट एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू सेल आउट कर रही है, वाइबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर रही है, जिससे कि जो आइडल पड़ी लैंड है, जो आइडल पड़े असेट्स हैं, उनका रीयूटिलाइजेशन हो सके और उनसे कुछ रिवेन्यू जनरेट किया जा सके. और ये फाइनेंशियल ईयर 22 से ये ड्राइव स्टार्ट हुई है. अगर 23 की बात करें तो गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 33K या बोलते हैं 33,281 करोड़ का टारगेट केवल और केवल कोल और मिनरल माइनिंग सेक्टर के लिए रखा है. दैट इज़ हाईएस्ट फॉर एनी मिनिस्ट्री. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इतना ह्यूज टारगेट का अगर एसेट मोनेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट मिनरल और माइनिंग सेक्टर में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है, ये प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा कोल और मिनरल माइनिंग सेक्टर में. क्योंकि जो असेट्स हैं, जो माइंस हैं, उनको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ करेगी, स्पेशली ऐसे असेट्स या ऐसे लैंड्स या ऐसे माइंस जो कि वाइबल नहीं है, जो कि रिवेन्यू जनरेटिंग नहीं है, तो उनकी लिस्टिंग करके गवर्नमेंट उनको सेल आउट करेगी, उनसे उनको बेचेगी, उनसे भी रिवेन्यू लेगी और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज करेगा. कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो उन लैंड पार्सल्स में, उन माइंस में इन्वेस्ट करेंगे, उनको खरीदेंगे. तो दिस विल बी द two-way process for asset monetization. फाइनेंशियल ईयर 22 में कोल्स के लिए गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, जबकि जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था वो केवल और केवल 3,394 करोड़ का था. तो 3,394 करोड़ का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था कि कोल सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट एटलीस्ट इतना जो रिवेन्यू है वो जनरेट करेगी. लेकिन जो एक्चुअल में मोनेटाइज किया गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर के असेट्स को, तो वो 40,000 करोड़ का रिवेन्यू उससे जनरेट हुआ. और इसी से गवर्नमेंट ने एनालाइज किया कि जो कोल सेक्टर है, जो माइनिंग सेक्टर है, उसमें और ज़्यादा असेट मोनेटाइजेशन हो सकता है फॉर अपकमिंग ईयर्स. और इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कोल और माइनिंग सेक्टर के लिए. हालांकि जब फाइनेंशियल ईयर 21 में गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP अनाउंस किया था, तो ईयर वाइज गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए थे, इंडिकेटिव मोनेटाइजेशन वैल्यू सेट करी थी कि फाइनेंशियल ईयर 22 में गवर्नमेंट इतना मोनेटाइजेशन करेगी, फाइनेंशियल ईयर 23 में गवर्नमेंट इतना मोनेटाइजेशन करेगी. तो 25 तक के लिए गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली
28,747 करोड़ का टारगेट रखा था कि 2022 से लेकर 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू असेट मोनेटाइजेशन के थ्रू जनरेट कर लेगी. सेपरेटली द मोनेटाइजेशन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स हैड हेल्प द गवर्नमेंट टू actually mop up the 18,700 करोड़ लास्ट ईयर. तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था मोनेटाइजेशन को लेकर के स्पेशली कोल्स और माइनिंग सेक्टर के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा एक्चुअल मोनेटाइजेशन हो रहा है, एक्चुअल एसेट जो हैं वो सेल हो रहे हैं. तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि दिस वुड बी वेरी वेरी इफ़ेक्टिव कि जो कोल और माइनिंग सेक्टर है उसके लिए और ज़्यादा टारगेट सेट किया जाए, जिससे कि रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन कोल और मिनरल माइनिंग सेक्टर में इम्प्रूव होगा. एंड दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्टेप टेकन to boost domestic coal production. Initiative aims at improving private sector participation in coal. तो रिसेंटली माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने चेंज किए थे, मॉडिफिकेशन किए थे, अपॉइंटमेंट किए थे. उसके पास से प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया था कोल के प्रोडक्शन में, मतलब माइंस के सर्च में, एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया गया था. इससे पहले प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, वो केवल और केवल कैप्टिव माइंस ही रख सकते थे केवल अपने यूज़ के लिए. लेकिन इसके बाद माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने चेंज किया और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कोल के सेक्टर में, स्पेशली कोल के सेक्टर में और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. और गवर्नमेंट का इस बार मानना है कि इस बार जो NMP के तहत जो कोल और मिनरल में जो टारगेट सेट किए हैं, दीज टारगेट और दीज मेजर्स विल हेल्प इन इम्प्रेसिव रिसीट्स थ्रू मोनेटाइजेशन फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर. इसके अलावा कोल का प्रोडक्शन या मिनरल्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा कंट्री में. सो बेटिंग ऑन कोल्स एंड मिनरल फाइनेंशियल ईयर 23 प्रपोज टारगेट. तो कितना कितना टारगेट किस किस मिनिस्ट्री के लिए सेट किया गया है फॉर NMP फॉर असेट मोनेटाइजेशन. तो रेलवे के लिए 30,000 करोड़ का, रोड्स के लिए 32 के, टेलीकॉम 20 के, पावर 15 के, ऑयल एंड गैस 9 के, वेयर हाउसिंग 8, माइनिंग 33 के, एविएशन 7 के, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मैं आपसे बोल रही हूँ, एंड पोर्ट एंड शिपिंग 3 के, स्पोर्ट्स 2 के. तो टोटल 1,62,422 का टारगेट या करोड़ का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एसेट मोनेटाइजेशन. लेट्स सी कि अब एक्चुअली में गवर्नमेंट कितना मोनेटाइज कर पाती है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है थ्रू दिस NMP. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 of Business Standard. Government flagship insurance schemes find many takers. The center flagship insurance scheme like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana have seen the enrollment rise to 128 million to 284 million respectively in 7 years of its inception. तो बेसिकली इस न्यूज़ में कहा गया कि जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उसमें जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है जब से ये स्कीम लॉन्च हुई. इसका सीधा मतलब हम ये हमेशा कहते हैं कि इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका पेनिट्रेशन या जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं सर्विसेज हैं उनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस की स्कीम्स है, गवर्नमेंट लॉन्च ऑफ इंश्योरेंस स्कीम है लाइक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सब को अगर डेटा इन सब के बारे में अगर डेटा निकाला जाए तो देखा जाए कि देयर इज़ यहाँ पर डेटा ये बताता है कि ह्यूज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर देयर. और पिछले 7 सालों में 128 मिलियन से लेकर के 284 मिलियन तक का जो एनरोलमेंट नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है. अगर अटल पेंशन स्कीम की सेपरेटली बात करें जो कि 18 से 40 साल के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको गारंटीड पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट ने लाई थी. और ये प्रीमियम वाइज जो पेंशन का अमाउंट है ये वेरी करता है. जितनी ज़्यादा प्रीमियम इंडिविजुअल देगा उतनी ज़्यादा उसको मंथली पेंशन मिलेगी. तो 1,000 से लेकर के 5,000 तक की रेंज रखी गई थी
और ये कहा गया था कि 18 से 40 साल के जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए ये स्कीम है, और इसके बाद उनको 60 साल की उम्र अचीव करने के बाद 60 साल के बाद उन्हें 1000 से 5000 के बीच में डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीमियम उनको मंथली पेंशन दी जाएगी। उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है अटल पेंशन स्कीम, और उसमें जो सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुआ है वो 40 मिलियन तक इंक्रीज़ हुआ है सिंस लास्ट 7 years। सो ऑल 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वर लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑन May 2015। तो 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, और इन तीनों ही स्कीम का अलग अलग पर्पस है। लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है 2 लाख रुपए तक का, और उसका जो मंथली जो अगर बोले एनुअल जो प्रीमियम है वो 330 रुपये है, और जो एज ग्रुप है वो 18 से 50 के बीच में, यानी 18 से 50 साल के बीच में जो इंडिविजुअल्स हैं दे कैन ऑप्ट फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और इसके तहत अप्रॉक्सीमेटली जो गवर्नमेंट ने अभी 11,500 करोड़ के जो क्लेम्स हैं वो सेटल किए हैं। नियरली 50% ऑफ द क्लेम्स वर पेड आउट ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड डेथ से जो कोविड से रिलेटेड जो डेथ हुई है उसमें 50% सेटलमेंट इसी स्कीम्स के, या हम बताते हैं कि जो 50% टोटल सेटलमेंट हुआ है इस स्कीम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें 50% जो है वो केवल और केवल कोविड डेथ को असाइन किया गया है। इसके बाद रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस को भी इजी किया, थोड़ा इजी कर दिया, कंप्लायंसेस को आसान कर दिया बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डेथ टोल, जिसकी वजह से इन तीनों स्कीम्स में और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रेट देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ द डेटा प्रेजेंटेड बाई गवर्नमेंट, और इसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, या जो इनरोलमेंट रेट है वो 128 मिलियन से इंक्रीज होकर के 284 मिलियन तक आ गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रिकवरीज बाय क्रेडिटर्स अंडर IBC श्रिंक टू 33%। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात करिए, सब ने सुना होगा, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम दे मस्ट बी नोइंग अबाउट IBC लाया गया था कि इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी, जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स हैं उनको जल्दी वाइंड अप करने के लिए टाइमली सेटल करने के लिए IBC कोड लाया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कई सालों तक चलते थे, जिसकी वजह से जो क्रेडिटर्स होते थे, जो इंश्योरर्स होते थे, जो लेंडर्स होते थे, शेयर होल्डर्स होते थे, उनका पैसा फंस जाता था और वो बहुत सालों तक रिकवर नहीं होता था, अनवायबल हो जाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया। उसके तहत एक फिक्स नंबर ऑफ डेज डिसाइड किया था कि इस दिन तक या इतने दिनों के अंदर कोई भी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी रिलेटेड जो केस है, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेटल हो जानी चाहिए, और जो रिकवरीज है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, उन सबको उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, प्रॉपर रिकवरी हो जानी चाहिए। बट एज पर द रीसेंट डेटा, रिकवरीज बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अंडर द IBC हैव ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट 2 years। और उसका रीज़न है पैंडेमिक। सो पैंडेमिक की वजह से पिछले 2 सालों में जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्लो डाउन हुई हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनका रिकवरी रेट भी फॉल किया है। 2 तरह के क्रेडिटर्स को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है IBC में, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे क्रेडिटर्स, और दीज आर द क्रेडिटर्स हु हैव स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी सच एज लोन और डेट सिक्योरिटी, whereas the operational creditors are those that own the firm's money as a result of business transaction like suppliers, dealers, wholesalers, उनको हम बोल सकते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो मार्च 22 के अकॉर्डिंग, या मार्च 22 तक के डेटा के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनका रिकवरी रेट जो है वो 33% ही रहा, जबकि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में यही रिकवरी रेट 39.3% था। और जब
इससे पहले ईयर की बात करें यानी 2020 की बात करें तो इट वॉज 46%. सो एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया डेटा, 3 सालों से, पिछले लास्ट 3 या 2 सालों से जब से पैंडेमिक आया है, जो रिकवरी रेट है फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो डाउन होता जा रहा है. Further, on quarterly basis, realization by financial creditors as a percentage of their admitted claims in Q4 of financial year 22 dropped as low as 10%. तो क्वार्टर वाइज अगर देखें तो Q4 में ये जो परसेंटेज है ये 10% तक पहुंच गया. तो पिछले कुछ 2 सालों से लेकर के जब से पैंडेमिक आया है तब से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनकी रिकवरी रेट में फॉल देखने को मिल रहा है. और अगर क्वार्टर वाइज देखें तो एक क्वार्टर में तो ये 10% तक पहुंच गया था. इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर्स इट स्टूड एट 13%. तो फाइनेंशियल 22 के Q3 में इट वॉज 13%, Q1 और Q2 में इट वॉज 25 एंड 49%, बट Q4 आते आते इट वेंट अप टू 10%. तो ये फॉल कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के केस में. ऑल तो अगर रिजॉल्व केसेस की बात करें तो 90% तक हाई हुए हैं, बट द ओवरऑल हेयर कट सिनेरियो इज़ नॉट वेरी मच इंकरेजिंग as per one financial creditors. And this is the recovery rate for lenders under IBC. तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनका कितना रिकवरी हुआ, कितना जो लोन दिया था उसका कितना परसेंटेज वो रिकवर कर पाए. तो रियलाइजेशन बाई FCs एज अ परसेंटेज ऑफ देयर claims admitted and realization of FCs as a percentage of their liquidation value. तो FC stands for financial creditors. तो जो claims उन्होंने एडमिट किया था कि इतना पैसा उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी को दिया है जो फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में जा रही, तो उसमें इतने परसेंटेज का वो रिकवरी कर पाए. और हम देखते हैं कंटिन्यूसली ये नंबर जो परसेंटेज है ये डिक्रीज हो रहा है, और यही ट्रेंड हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है. हालांकि दोनों ही चीज़ें सेम है. इट इज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर क्लेम्स की जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने क्लेम किया है उसका परसेंटेज, और ये लिक्विडेशन वैल्यू, उस समय जब कंपनी लिक्विडेट हो रही थी उस समय उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उनका कितना परसेंट क्लेम बनता था उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. और देख सकते हैं कि पिछले लास्ट 2 सालों से पैंडेमिक की वजह से ये जो क्लेम सेटलमेंट है ये डिक्रीज हो रहा है. अब देख लेते हैं Article number 4 that is given on page number 6 of Business Standard. Experts call for need to boost local edible oil output. तो रिसेंटली इंडोनेशिया और मलेशिया के ने एडिबल ऑयल को लेकर के, मोर स्पेसिफिकली पाम ऑयल के इंपोर्ट को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के बैन लगा दिया है. पहले जो रिफाइंड ऑयल था, जो डियोड्राइज्ड ऑयल पाम ऑयल था, उस पर बैन किया था. लेटर ऑन जो क्रूड पाम ऑयल है उस पर भी बैन इंडोनेशिया ने एक्सटेंड कर दिया. तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, उसने सडनली बैन कर दिया पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को. क्यों? क्योंकि उसके खुद की डोमेस्टिक टेरिटरी में जिस तरह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे उसको देखते हुए इंडोनेशिया को ये डिसीजन लेना पड़ा. बट इट क्लैरिफाइड दैट नेक्स्ट डे द बैन वुड ओनली बी फॉर सेलेक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्लूड द मास कंज्यूम क्रूड पाम ऑयल. हालांकि लेटर ये कहा गया कि जो क्रूड पाम ऑयल है उस पर ये एप्लीकेबल फ़िलहाल के लिए नहीं है. जो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट्स हैं, हाई वैल्यूड जो पाम ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं, डियोड्राइज, रिफाइन, उन पर यह बैन एप्लीकेबल है. हालांकि इसे कुछ दिनों बाद कंट्री ने, जो इंडोनेशिया, उसने क्लियर कर दिया कि जो बैन है वो सभी तरह के पाम ऑयल पर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी. और इसी अनाउंसमेंट के बाद से जो ऐसे कंट्रीज़ जो कि इंडोनेशिया से पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पर सडनली जो एडिबल ऑयल के हैं उसके प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होने लगे. क्रूड ऑयल तो इंक्रीज़ हो रहा था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के भी प्राइसेस इंक्रीज़ होने. इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा थी. पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के बैन के बाद से जो एडिबल ऑयल है इसमें इनके प्राइस में भी शूट अप देखने को मिला. और इसी के बाद से एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इंडिया को अब सोचना पड़ेगा अपने एडिबल ऑयल के कंजप्शन को लेकर के, उसके
उसकी डिपेंडेंसी को लेकर के, उसके प्रोडक्शन को लेकर के अब इंडिया को कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो चाहे क्रूड ऑयल, चाहे फॉसिल फ्यूल ऑयल हो, चाहे एडिबल ऑयल हो, दोनों के ही केस में जिस तरीके से इंडिया की डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल मार्केट में, दैट मेक्स इंडिया हाईली वल्नरेबल। चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल ऑयल हो या एनर्जी ऑयल हो। और यही सिनेरियो इंडिया कई महीनों से, कई सालों से चला रहा है। यही डिपेंडेंसी इंडिया की मलेशिया, इंडोनेशिया पर रिलेटेड टू क्रूड पाम ऑयल, और जो हमारे एनर्जी फॉसिल फ्यूल हैं उससे जो वेस्ट एशिया है उस पर जो डिपेंडेंसी है। और इस बार एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉलोइंग द इंडोनेशिया क्राइसिस, experts are again saying that yes, domestic oilseed production needed to be improved now, and it is a particular or a very apt situation कि गवर्नमेंट को अब डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। और केवल पाम ऑयल पर ही नहीं, मस्टर्ड, सोयाबीन ऑयल, जितने भी तरह के जो एडिबल ऑयल हैं उन पर गवर्नमेंट को अब फोकस करना चाहिए। उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को लेकर के गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑथर है उसने कई तरह की स्ट्रैटेजीज़ दी हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट के ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट को जो फ्यूचर सिनेरियो, फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी उसको देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए। डोमेस्टिक आउटपुट को बूस्ट करने के लिए, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनानी है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एडिबल ऑयल पर फोकस नहीं करना है। जितने भी तरह के अवेलेबल एडिबल ऑयल्स हैं, ऑयल सीड हैं, उन पर फोकस करना है, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, जिससे कि जो डाइवर्सिटी है सप्लाई चेन में वो मेंटेन रहे। अपार्ट फ्रॉम इट एमएसपी को लेकर भी जो ऑथर हैं, जो बिजनेस स्टैंडर्ड, उसने बोला कि देयर शुड बी सम एमएसपी ऑन दीज ऑयल सीड, जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करे। सो अ मेजर इनिशिएटिव अनाउंस रिसेंटली टू बूस्ट द डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन इज रीवैम्पिंग द पाम ऑयल मिशन, although a multi-pronged strategy is required to tackle this situation. But yes, now India has to reduce its dependency on other countries. तो ये रहा डिमांड एंड सप्लाई एस्टिमेशन related to rice, wheat, coarse cereals, pulses, food grain, oil seed, milk products, fruits, vegetables. तो कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है इन टर्म्स ऑफ MT स्टैंड्स फॉर मिलियन टन्स। और अगर हम ऑयल सीड के बारे में देखें तो हमारी जो ह्यूज डिमांड है वो इम्पोर्ट से ही पूरी होती है, क्योंकि कई सारे ऑयल सीड के केस में इंडिया में प्रोडक्शन सफिशेंट नहीं होता है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। रूपी लाइकली टू हिट 78 पर डॉलर बाय मे एंड। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो रूपी है, इंडियन रूपी है, वो मई के एंड तक 78 रुपी पर डॉलर तक के एक्सचेंज रेट पर पहुंच सकता है। रिसेंटली रूपी ने 77 रुपी, इंडियन करेंसी ने 77 रुपी पर डॉलर का जो बेंचमार्क है, जो हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको क्रॉस कर लिया। मंडे को जो एक्सचेंज वैल्यू रही वो अभी तक का सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहा इन केस ऑफ इंडियन करेंसी। अभी जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो 77.46 रुपी पर डॉलर चल रहा है। तो जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है अगेंस्ट द मेजर ग्लोबल करेंसीज। वाई? बिकॉज ऑफ द हॉकिश स्टांस टेकन बाय US फेडरल रिजर्व। तो US फेडरल रिजर्व की पॉलिसी टाइटनिंग के बाद, पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन के बाद US में इंटरेस्ट रेट बढ़ा और इंडिया से जो है वो मनी बाहर जा कर के US में इन्वेस्ट हुआ, जिसका इम्पैक्ट सीधे हमें डॉलर और इंडियन रुपी के एक्सचेंज रेट में देखने को मिला। इंडियन रुपी वीक होता होता 77.46 पर डॉलर तक पहुंच गया। और जो एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये मई एंड होते होते इंडियन रुपी जो है वो 78 का जो मार्क है वो भी क्रॉस कर लेगा। इट मीन्स इट विल क्रॉस द वैल्यू ऑफ 78 रुपी पर डॉलर फॉर एक्सचेंज रेट। एंड द एलिवेटेड US yield remain a big risk factor for इमर्जिंग मार्केट करेंसीज लाइक इंडियन रुपी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के केस में, जितनी भी अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं
उनके केस में ये पॉलिसी करेंसी डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC's IPO सब्सक्राइब्ड 3 times ऑन फाइनल डे। तो फाइनली इंश्योरेंस बेहेमथ दैट इज LIC IPO, the biggest ever in the country, saw 2.95 times more demand than the share on offer on the final day of the bidding। तो फाइनल डे बिडिंग का कंप्लीट 9 मई को वाइंड अप हो गया, ये हम कह सकते हैं। और उस अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग 3 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रेट देखने को मिला इन केस ऑफ LIC IPO। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है दिस पर्टिकुलर बिड विल एक्चुअली जनरेट 43,933 करोड़, तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का जो फंड होगा वो इस पर्टिकुलर IPO प्रोसेस के थ्रू सब्सक्राइब या रेज्ड होगा। और अगर डिफरेंट इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंथुजियाज़म देखने को मिला वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के केस में मिला। मेनली रिटेल, जो छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स थे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन या डिमांड दी। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनकी वजह से ये जो सब्सक्रिप्शन 3 times, और या हम बोल सकते हैं कि उनकी वजह से ये जो इंक्रीज़ है ये लीड हुआ है। So IPO has seen approximately 7.33 million application from retail investor, and this is the highest for domestic issue, topping the Reliance Power, जिसने Reliance ने approximately 2008 में Reliance Power ने 2008 में 4.8 million application रिसीव किए थे for its IPO। इसके बाद से ये जो टारगेट है, ये जो ये रिकॉर्ड है ये ब्रेक हो गया। LIC ने अब तक का सबसे हाईएस्ट एप्लीकेशन रिसीव किया है इन टर्म्स ऑफ IPO और शेयर परचेज। So this is the infographic or the scorecard about the subscription number after closing of the issue। So कितना अवेलेबल था, कितना डिमांड में था, कितना नंबर ऑफ टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ LIC का IPO। तो जो मच टॉक मच वेटेड IPO, और जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इसकी परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी होगी, सेम उसी तरीके से LIC के IPO ने परफॉर्म किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लाइफ इंश्योरेंस NBP zooms 84% इन अप्रैल थैंक्स टू LIC। तो LIC के IPO की वजह से जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NBP भी बोलते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका जो NBP है वो 84% तक जंप कर गया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल की वजह से जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका जो बिज़नेस है, नया बिज़नेस है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद से और LIC के IPO के बाद से ये इन्वेस्टर्स के माइंड में इंश्योरेंस को लेकर के थोड़ी अवेयरनेस आई है, मोर स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को लेकर के, जिसका इम्पैक्ट हमें इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को क्लियरली मिल रहा है। अप्रैल के महीने में जो नए बिजनेस प्रीमियम है उसमें वो 84% तक इंक्रीज़ हुए, प्रॉप्ड बाय 141% इंक्रीज इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाउंड इंश्योरेंस बहुमत LIC। तो LIC के केस में ये तो बात हुई टोटल 84% की बात हुई इंडस्ट्री एवरेज लाइफ इंश्योरेंस की, लेकिन केवल हम LIC का NBP देखें तो LIC के NBP में अप्रॉक्सीमेटली 141% का इंक्रीज़ देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस IPO। तो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो भी बूस्ट हुआ है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड्स हैं उनका भी जो सेंटीमेंट है, वो कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट हुआ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के, और पेनिट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है एज़ पर द रीसेंट डेटा। सो न्यू बिजनेस प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस से अगर बात करें तो प्राइवेट इंश्योरेंस ने कितना क्वांटम में किया, LIC ने कितना क्वांटम में किया, और टोटल इंडस्ट्री का जो एवरेज जो रहा वो टोटल रहा वो कितना रहा। So this is the infographics, and definitely you do not need to mug up this data, you can just have the glimpse of it।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, taxing digital forms. UN panel working on new set of rules. So United Nations Tax Committee, of which India is one part, is developing the new set of rules for what? For tax digital services in a way that is distinct from the global tax deal for large MNCs including Google, Facebook, Netflix, Microsoft. तो जो यूएन की टैक्स कमेटी है वो डिजिटल सर्विसेज को लेकर के जो टैक्सेशन इश्यूज हैं उनको मॉडिफाई कर रही है, दे आर ट्राइंग टू कम अप विद द कॉमन रूल्स फॉर टैक्सिंग ऑल लार्ज मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज जो बेसिकली इस तरह की डिजिटल सर्विसेज में इंक्लूडेड है। कौन कौन सी? गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो जितनी भी टैक्स ट्रीटीज साइन हुई हैं यूएन या अदर मल्टीलैटरल फोरम्स में, उन टैक्स ट्रीटीज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो नए डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड जो टैक्स हैं उनको किस तरीके से ड्राफ्ट किया जा सकता है और क्या क्या कंसिडरेशन गवर्नमेंट या यूएन कर सकता है। हालांकि इस पर्टिकुलर टैक्स कमेटी में जो ये यूएन टैक्स कमेटी सेटअप करी गई, इसमें 25 कंट्रीज से जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। इंडिया से भी एक रिप्रेजेंटेटिव गया है और अभी लास्ट वीक में वो 2-3 बार मिल चुके हैं और उसी को लेकर के अब ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनको कैसे यूनिफॉर्मली टैक्स के ब्रैकेट में रखा जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी और द इकोनॉमी। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। तो जो डिजिटल कंपनीज है, किसी भी तरह की कंपनीज, उनको टैक्सेशन को लेकर के, कंप्लाइंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा ईजीनेस रहती है। इफ़ यू रिमेंबर, अभी एक रिसेंटली OECD में भी डील चल रही थी टैक्स को लेकर, कौन से? इक्वलाइजेशन लेवी, गूगल टैक्स को लेकर के, जहाँ पर जो स्मॉल और मिड साइज फर्म्स हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर बिजनेस साइज एंड थ्रेशोल्ड, जो OECD में जो बेसिकली जो टैक्स डील हुई है उसमें स्मॉल और मिड साइज़ की जो कंपनीज़ हैं उनको, उनकी स्पेशली जो डिजिटल कंपनीज हैं उनमें कैसे टैक्सेशन इम्पोज किया जाएगा, यूनिफॉर्म टैक्सेशन लगाया जाएगा, उसको लेकर के डील हुई थी। बट जो यूएन में जो ये टैक्स कमेटी सेटअप करी गई है, ये बेसिकली सारे बिजनेस के लिए सेट करी गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिजनेस साइज एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर थ्रेशोल्ड्स। माइंडेड स्टूडेंट, OECD भी कोई छोटा ग्रुप नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 139 कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़ हैं इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में। और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का डोमिनेंस बढ़ रहा है, इनका बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस स्प्रेड बढ़ रहा है, उसको देखते हुए एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन की तो ज़रूरत है ताकि टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी अराइज ना हो, कंट्रीज़ भी बेनिफिट में रहें और जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसीलिए अभी OECD वाला जो रिसेंट टैक्स, डिजिटल टैक्स और गूगल टैक्स को लेकर के जो डील हुई है, उसके बाद अब यूएन भी इस पर्टिकुलर डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को लेकर के कमेटी सेटअप कर चुका है, जहां पर 25 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव मिल करके इस ड्राफ्ट को सेटअप करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गवर्नमेंट में सेव 9,000 करोड़ इन क्लेम्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। सो कॉमर्स मिनिस्ट्री में सेव अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़, किस लिए, कैसे? अप्रॉक्सीमेटली 56 करोड़ एलोकेट किए थे गवर्नमेंट ने टू सेटल द पेंडिंग क्लेम्स फॉर मर्केंटाइज एज वेल एज सर्विस एक्सपोर्टर्स अंडर वेरियस प्रमोशन स्कीम्स। तो जो 56,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट किया था गवर्नमेंट ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को, स्पेशली इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए, कि उनको जो डिफरेंट प्रमोशनल स्कीम्स हैं उनके तहत जो क्लेम्स उनके पेंडिंग हैं उनको सेटल करिए। बट जो एज़ पर रीसेंट डेटा और एज़ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री कि इतने अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, इतना सेटलमेंट नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो सेव होंगे। वी वर मोर जनरस एंड लिबरल इन आवर इनिशियल एस्टिमेट्स, बट एज़ पर द न्यू एस्टिमेट और द करंट एस्टिमेट्स हमें इतने अमाउंट की, इतने क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन ऑर्डर टू सेटल द क्लेम्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन schemes. So in many old cases, exporters may not have claimed incentive that we included earlier.
तो ऐसा मानना है कॉमर्स मिनिस्ट्री का कि जो एलोकेशन है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 हज़ार करोड़ जो है वो बच जाएंगे। अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स की बात करें तो कौन से स्कीम्स के क्लेम इसमें इंक्लूड हो रहे हैं? मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MEIS बोलते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया SEIS, रीबेट ऑफ स्टेट लेवीज ROSL, rebate on state and central taxes and levies ROSCTL and other script based स्कीम जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए लाई गई थी। तो इतनी सारी जो स्कीम्स हैं, इनके जो भी क्लेम्स थे उनको सेटल करने के लिए जो लोकेशन किया गया था एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री, वो लोकेशन थोड़ा सा एम्बिशियस है। 8 से 9 हज़ार करोड़ जो है वो बचेंगे इस claim settlement की process में। So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.